हेलो एवरीवन, दिस इज निशु एंड यू आर वाचिंग अनयूजुअल वे। तो चलिए आज बात करते हैं इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर 2, द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि इस चैप्टर के कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्योंकि हमने इस चैप्टर को डिटेल में प्रीवियस वीडियो में इसमें बात कर ली है, तो अब हम सीधा क्वेश्चंस की बात करते हैं। So our first question is, explain any 4 reasons for the dominance of Congress party in the first 3 general elections. क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब इंडिया में फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस हुए तो उसमें कांग्रेस पार्टी की ही डोमिनेंसी बनी थी। इसके 4 रीजंस बताने हैं, ऐसा क्यों था कि बार बार इलेक्शन हो रहे थे और बार बार कांग्रेस पार्टी ही जीत रही थी। सो 4 रीजंस पूछा है, इसका मतलब ये 4 मार्क्स का आया होगा। सो 4 मार्क्स के आए क्वेश्चन या 6 मार्क्स के आए? सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना पड़ेगा। इंट्रो इज मस्ट, क्योंकि इससे आपके मार्क्स के कटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, सो आप इंट्रो में इस क्वेश्चन में इंट्रो क्या लिख सकते हैं? आप इंट्रो में ये एक्सप्लेन करेंगे कि इंडिया में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ 1952 में, उसके बाद 1957 में सेकेंड जनरल इलेक्शंस हुए और देन 1962 में थर्ड जनरल इलेक्शंस हुए। तो क्योंकि जब तीनों जनरल इलेक्शंस हुए थे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही जीती थी, जो मेजॉरिटी से जीत रही थी। इवन 364 सीट्स तक तो कांग्रेस पार्टी सीट ले रही थी। तो ये थी इसकी डोमिनेंसी। तो इसी वजह से इंडिया में 3 जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी की ही डोमिनेंसी बनी थी। अब आप बताएंगे कि इसके रीजंस क्या थे, तो आप हेडिंग डालेंगे रीजंस आर फॉलोइंग और एक एक करके पॉइंटर्स आप लिखते चलेंगे। सो दीज आर दी ओनली पॉइंटर्स, यू हैव टू एक्सप्लेन। सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखना है, इसको एक्सप्लेन भी करना है। जैसे फर्स्ट हमारा रीजन है हिस्टोरिकल लेगेसी। सो इंडिया में कांग्रेस बार बार इसलिए जीत रही थी क्योंकि इंडिया में कांग्रेस पार्टी की हिस्टोरिकल लेगेसी थी। मतलब इंडिया जब आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो इसमें कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स थे उनका बहुत बड़ा योगदान था। बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने जो फ्रीडम फाइटर के रूप में उभरे थे। बहुत सारे ऐसे लीडर थे जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये हिस्टोरिकल लेगेसी था। मतलब कांग्रेस को हम आज़ादी से पहले भी जानते थे, इसीलिए सभी लोग इनको वोट दे रहे थे। दूसरा है कैरिस्मेटिक लीडर्स। सो इसमें आप क्या एक्सप्लेन करना है? इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी में जो लीडर्स थे उसमें बहुत सारे लीडर्स तो कैरिस्मेटिक थे, करिश्माई थे। करिश्माई का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी के काफी सारे लीडर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, सभी लोगों को बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर लेते थे। इंडिया की ज्यादातर सोसाइटी तो बहुत सारे लीडर्स से इन्फ्लुएंस हुई थी और वो सभी लीडर्स कांग्रेस पार्टी के ही मेंबर्स थे। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे। उसी दौरान पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करा और वो भी कांग्रेस के ही मेंबर्स थे। तो इसमें लीडर्स की भूमिका बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से कांग्रेस की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। आइडियोलॉजिकल कोलिशन। जो कांग्रेस था वो आइडियोलॉजिकल कोलिशन था। मतलब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी थी, नहीं, कांग्रेस में मल्टीपल आइडियोलॉजी थी। मतलब अलग अलग आइडियोलॉजी रखने वाले लोग कांग्रेस के मेंबर थे, तो इस वजह से कांग्रेस की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। सो द नेक्स्ट रीजन इज इट वाज अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर न्यूमरस ग्रुप। मतलब देखिए, इंडिया में तो बहुत सारे ग्रुप्स थे, बट कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो बहुत सारे लोगों के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म थी। कैसे? अलग अलग जो विचारधारा, कुछ लोग रेडिकल थे, कुछ लोग इगैलिटेरियन थे, तो सभी लोग इस पार्टी के ही मेंबर थे। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ सोशलिज्म के बारे में सोच रहे हैं, कुछ कैपिटलिज्म के बारे में सोच रहे हैं तो कांग्रेस की पार्टी के मेंबर नहीं है, नहीं, कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये बिल्कुल सिंगल प्लेटफॉर्म था फॉर न्यूमरस ग्रुप। तो आप इनमें से 4 रीजंस दिए हुए हैं, आप ये 4 रीजंस मतलब ये पॉइंटर्स लिखकर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप इनके और पॉइंट्स जानना चाहते हैं तो इसके बारे में मैंने पिछली वीडियोज़ में बता रखा है, सो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं और भी पॉइंट्स अपने तैयार कर सकते हैं। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट एक्सप्लेन एनी 4 प्रॉब्लम्स बिफोर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर होल्डिंग फर्स्ट जनरल इलेक्शन। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इंडिया में जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ, जो कि इलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट करवाया था, तो उसके दौरान क्या प्रॉब्लम इंडिया ने फेस करा। सो अगेन 4 प्रॉब्लम्स, दैट मीन्स दिस क्वेश्चन कम्स अंडर 4 मार्क्स। तो इसमें भी आप इंट्रो सबसे पहले लिखेंगे। अब इंट्रो में आप लिख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में 1950 में। दिस इज एक्रोनिम, इलेक्शन कमीशन का एक्रोनिम है ये, लिख दिया मैंने। सो आप एक्सप्लेन करेंगे कि ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन 1950 में
इस्टेब्लिश हुआ था और उसके फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने थे? सुकुमार सेन। और सुकुमार सेन के ही हाथ में ये पूरी टीम थी जिससे वो कमांड कर रहे थे कि कैसे हमें इलेक्शन कंडक्ट इंडिया में कराने हैं। तो इसके बाद आप बात करेंगे तो प्रॉब्लम्स की। आप लिखेंगे प्रॉब्लम्स आर फॉलोइंग, मतलब आप प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने लगेंगे। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज नेम ऑफ द वुमेन इन द लिस्ट। ये हेडिंग है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। सो आप बताएंगे कि जो इंडिया में लिस्ट तैयार करी गई थी वोटर्स की, जो एलिजिबल वोटर्स थे जो वोट देते, उनमें तो विमेन का नाम ही नहीं था। उसमें 40 लाख विमेन ऐसी पाई गई थी जिनका तो उस लिस्ट में नाम ही नहीं था। उन्होंने कैसे ऐड करा था? वाइफ ऑफ फलाना, वाइफ ऑफ डैश, डॉटर ऑफ डैश, मतलब फलाने की बीवी, फलाने की बेटी, फलाने की बहू, इस तरीके से तो उन्होंने विमेन्स का नाम ऐड किया था। सेकंड चैलेंज क्या था? लो लिटरेसी रेट। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में जब इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया था तो देखा गया कि 70 करोड़ तो एलिजिबल वोटर्स हैं जो वोट दे सकते हैं, उसमें से 15% ही लोग सिर्फ लिटरेट थे, बाकी के 85% तो पीपल इलिटरेट थे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि जब वो लोग पढ़े लिखे ही नहीं हैं तो इंडिया में इलेक्शन को कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम था साइज ऑफ द कंट्री। ओके, सो ये प्रॉब्लम था कि इंडिया का जो साइज था वो भी बहुत बड़ा था, इसके साथ साथ इलिटरेट पीपल भी थे। इसका मतलब अगर कंट्री बड़ी हो लेकिन अगर जो लोग हैं वो लिटरेट हो, वो पढ़े लिखे हो, मतलब पढ़कर समझ सके, वो लोग हो तो इलेक्शन कंडक्ट करवाना इजी हो जाता है। बट अगर जनता पढ़ी लिखी नहीं है तो इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट, ये और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट करवाना। सो ये भी हमारे इलेक्शन कमीशन के सामने प्रॉब्लम थी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। इट वाज पॉवर्टी एंड डेवलपिंग स्टेट ऑफ कंट्री। देखिए, इंडिया की जो सिचुएशन थी वो और भी ज़्यादा दयनीय थी क्योंकि हम 1947 में जब आज़ाद हुए थे तो इस समय इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो पॉवर्टी फेस कर रही थी, इंडिया में गरीबी थी और डेवलपिंग कंट्री थी। इंडिया डेवलप्ड कंट्री नहीं थी, इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज थी क्योंकि अभी तो आज़ाद हुए थे, तो जिसकी वजह से ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। नेक्स्ट चैलेंज था डिलिमिटेशन ऑफ स्टेट। तो इलेक्शन कमीशन के सामने एक और चैलेंज था कि जो इंडिया यूनाइटेड है उसको छोटे छोटे एरियाज में किस तरीके से अलग करा जाए ताकि इलेक्शन को आसानी से कंडक्ट करवाया जा सके। इंडिया की बाउंड्रीज को तय करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। अब नेक्स्ट इज, इसीलिए कहा जाता है कि इट वाज बिगेस्ट गैम्बल इन द हिस्ट्री। जो इंडिया ने इलेक्शन कंडक्ट करवाए 1952 में, इट वाज कंसिडर एज द बिगेस्ट गैम्बल इन द हिस्ट्री। डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में इंडिया ने जो इलेक्शन कंडक्ट करवाए थे इट वाज बिगेस्ट गैम्बल, मतलब इसमें जीतने की पॉसिबिलिटी तो बहुत कम थी और हारने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। तो आपको ये सारे पॉइंट्स इसमें एक्सप्लेन करने हैं, हालांकि जितना बताया उतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको कुछ 3-4 लाइनें एक पॉइंट के लिए देनी है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट वर द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टीज ड्यूरिंग कांग्रेस सिस्टम इन इंडिया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब कांग्रेस सिस्टम चल रहा था इंडिया में, मतलब बार बार इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ही जब जीत रही थी, तो अपोजिशन पार्टीज का क्या रोल था। सो अगेन आपको सबसे पहले इंट्रो देना होगा। अब इंट्रो में आप बताएंगे कि कांग्रेस सिस्टम का मतलब क्या था। कांग्रेस सिस्टम में अगेन वही जो पिछला हमने डिस्कस करा है कि तीनों बार इलेक्शंस हुए थे और तीनों बार कांग्रेस पार्टी ही जीती थी, ये इसी को कांग्रेस सिस्टम बोल दिया जाता है क्योंकि और कोई पार्टी जीत ही नहीं पा रही थी। तो आप इसको इंट्रो में ये सब बताएंगे। देन आप बात करेंगे रोल की कि अपोजिशन पार्टीज की रोल क्या थी। तो पॉइंटर्स देख लेते हैं, देन आप उसको आप एक्सप्लेन कर देना। सो द फर्स्ट पॉइंट इज क्रिटिसिज्म ऑफ पॉलिसीज। तो देखिए, अपोजिशन पार्टी का रोल क्या था कि वो जो कांग्रेस पार्टी जो भी पॉलिसीज बना रही थी उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। अब क्रिटिसिज्म से फायदा ही हो रहा था इंडिया का क्योंकि जो पॉलिसी बन रही थी उसमें जो भी खामियां थी वो और भी सही हो जाती थी। दूसरा, अपोजिशन पार्टी ने बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन रखा। मतलब कांग्रेस पार्टी, अगर एक ही पार्टी बार बार जीतती है तो कई बार पार्टी के मन में आ जाता है कि यार अब कुछ भी कर दे, जीतेंगे तो हम ही, सत्ता तो हम ही चलाएंगे। तो अपोजिशन पार्टी इसको बना के रखती है क्योंकि बार बार अपोजिशन पार्टी क्या करती है, प्रेशर बनाती है कि आपकी ये पॉलिसीज अच्छी नहीं है, ये पॉलिसीज अच्छी नहीं है, ये कमियां हैं। तो इससे जो सत्ता में पावर होती है वो भी अपनी पॉलिसीज को ध्यान में रख के बनाती है ताकि उनके हाथ से सत्ता चली ना जाए। तो इन अपोजिशन पार्टी ने बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करके रखा था, डोमिनेंसी नहीं हो पा रही थी कांग्रेस पार्टी की। दूसरा, मेक डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब देखिए, अब जब हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में इलेक्शन हुए और कांग्रेस पार्टी जीती, तो अगर अपोजिशन पार्टी नहीं होती तो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इंडिया का वो नहीं रह पाता। तो अपोजिशन पार्टी ही डेमोक्रेटिक सिस्टम को बनाए रखने में मदद कर रहे थे। कैसे?
अगेन अभी हमने बात करी कि क्रिटिसिज्म कर रहे थे, बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन कर रहे थे। तो जब क्रिटिसिज्म करते हैं तो जो गवर्नमेंट सत्ता में होती है वो अच्छे से काम करती है। तो इस तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम बना रहा है इंडिया में। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज हाउ इज इंडिया डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वन पार्टी डोमिनेशन। मतलब इंडिया में भी वन पार्टी डोमिनेशन सिस्टम रहा। जैसे 3 इलेक्शन हुए, पहले के 3 इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस पार्टी जीती, और अदर कंट्रीज में भी वन पार्टी डोमिनेशन चलता है। तो किस तरीके से इंडिया की वन पार्टी डोमिनेंसी दूसरी कंट्रीज की वन पार्टी डोमिनेंसी से डिफरेंट है। सो अगेन आपको इंट्रो लिखना है। इंट्रो में आप बताएंगे कि इंडिया की जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल अलग था। मतलब इंडिया में डेमोक्रेटिक नेचर के अकॉर्डिंग कांग्रेस पार्टी की डोमिनेंसी बनी गई। फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल, देन आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना होगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, पॉइंटर्स में आप लिखिएगा, सम कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन परमिट ओनली सिंगल पार्टी। अब देखिए कंट्रीज की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही सिर्फ सिंगल पार्टी को ही परमिट करते हैं। मतलब वहाँ पर उस कंट्री में सिर्फ एक ही पार्टी रूल कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, चाइना, क्यूबा एंड सीरिया। सो चाइना, क्यूबा एंड सीरिया में ये एक ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें सिर्फ वन पार्टी सिस्टम ही चलता है। इनका कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है कि वन पार्टी सिस्टम ही रहेगा, मतलब वन पार्टी ही रूल करेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप दे सकते हैं मिलिट्री रूल। कुछ कंट्रीज में मिलिट्री रूल चलता है और मिलिट्री रूल ही वन पार्टी स्टेट बना देती है। मतलब उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और कहता है बट वहाँ की जो मिलिट्री कहेगी वही होगा, और मिलिट्री वन पार्टी स्टेट बना देती है। मतलब वो कहती है कि सिर्फ एक ही पार्टी चलेगी। एग्जाम्पल क्या है इन कंट्रीज के, इस सिस्टम के एग्जाम्पल क्या है, जैसे म्यांमार, बेलारूस और इजिप्ट, इन कंट्रीज में मिलिट्री रूल की वजह से वन पार्टी स्टेट ही बना रहा। लेकिन अब देन एग्जाम्पल्स को समझाने के बाद आप बताएंगे कि जो इंडिया की सिचुएशन थी दैट इज टोटली डिफरेंट। वो बिल्कुल डिफरेंट थी। इंडिया में भी वन पार्टी डोमिनेंस रहा बट वो अलग था। कैसे अलग था, द रीजंस आर फॉलोइंग, आप ऐसे लिख सकते हैं। देन आप इसमें पॉइंटर्स लिखेंगे। पॉइंटर्स में आप बताएंगे, जैसे पहला आप लिखेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब कैसे अलग था, आप उसको अपने बात को जस्टिफाई कैसे करेंगे कि इंडिया में इलेक्शंस हुए थे जो कि बिल्कुल फ्री थे और बिल्कुल फेयर थे। इवन अपोजिशन पार्टीज ने भी माना था कि जो इंडिया में इलेक्शन हुए हैं दैट इज फेयर। दूसरा, कांग्रेस वॉन द सीट्स। मतलब इंडिया में बकायदा इलेक्शन हुआ था और इलेक्शन डेमोक्रेटिक नेचर से हुआ था जिसमें कांग्रेस पार्टी ने अपने काबिलियत से सीट्स जीती थी। दूसरा, डेमोक्रेटिक सिस्टम, इंडिया में डिक्टेटरशिप या मिलिट्री रूल नहीं था, डेमोक्रेसी था। मतलब डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन हुए और कांग्रेस पार्टी जीती। नेक्स्ट आप बता सकते हैं हिस्टोरिकल लेगेसी। अगेन कि कांग्रेस पार्टी जीतने का रीजन यही था क्योंकि बहुत सारे लीडर इंडिया की इंडिपेंडेंसी में काफी सारा योगदान दे चुके थे, इसीलिए लोग उनको ज्यादा पसंद कर रहे थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, जैसे 4 मार्क्स या 6 मार्क्स। सो आई होप दैट वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू ऑल. If you like that video, so please hit the bell icon and subscribe the channel. Thank you so much.